नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश कुमार परमार और गौरव ज्ञान धारा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पूर्व क्लास में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के दौरान हमने विस्तृत जो हमारा पाठ्यक्रम है, बोर्ड द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसको लेकर विस्तृत चर्चा की। आशा है आप लोगों ने उससे अच्छे से समझने का प्रयास किया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, गौरव ज्ञान धारा के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपसे ये बात साझा करना चाहूँगा कि राजस्थान के इतिहास में ये इतनी बड़ी संख्या में एक भर्ती आपके समक्ष उपलब्ध है, जिसके लिए राजस्थान के युवा हैं, जो हमेशा सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। इस सुनहरे अवसर को भुनाना ये आपकी काबिलियत, आपके प्रयास पे डिपेंड करता है। गौरव ज्ञान धारा का प्लेटफॉर्म आपके समक्ष विभिन्न परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार है और आपको अपने आयाम स्थापित करने के लिए, आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए ये आपके हर एक परिस्थिति में साथ रहेगा। ये हमारा वादा है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ये क्लास जो है अपनी बड़ी मजेदार और बड़ी शानदार रहने वाली है, क्योंकि हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज हिंदी के पाठ्यक्रम की, हिंदी के शिक्षण की, जो आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के दौरान निर्धारित है बोर्ड द्वारा। लीजिए, शुरू करने जा रहे हैं हम आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो हिंदी शिक्षण में विकारी शब्द है, उनको शुरुआत करने जाएंगे। इसमें पहला बिंदु है आपका संज्ञा। जैसा कि आपको इस थंबनेल के माध्यम से पता चल रहा है कि संज्ञा और उसके भेद। तो लीजिए, आप सभी को शुभकामनाएं। मां सरस्वती का वरदान आप पर बना रहे और विद्या रूपी धन की बरसात हमेशा आप पर होती रही है। लीजिए, संज्ञा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम देख रहे हैं, संज्ञा सबसे सर्वप्रथम हमें समझना है। हम जब भी कोई बिंदु स्टार्ट करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि उसका शीर्षक क्या है, उस शीर्षक का शाब्दिक अर्थ क्या है। भाषा के ज्ञान में हमेशा इस बात का ज्ञान रहना चाहिए कि हम जो शीर्षक ले रहे हैं उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसका पारिभाषिक अर्थ क्या है। संज्ञा के हम तीन अर्थ ले सकते हैं, जिसमें सम्यक ज्ञान, सभी का ज्ञान या नाम। सभी बात की जानकारी या सभी बात को जानना, पहचानना, ये संज्ञा है और उसका नाम। फिर बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा की ओर, कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आलोक, पुस्तक, जोधपुर, दया, मिठास, गरीबी आदि। अब यहां पर फिर भी हमने इस परिभाषा से इसको समझने का प्रयास किया कि कोई प्राणी हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव हो, अवस्था हो, गुण हो या दशा के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहां पर फिर भी हमें समझना होगा कि संज्ञा वास्तविक में किसे कहते हैं। तो यहां पर मैं और इसको विस्तृत से डीपली समझने का प्रयास करूंगा कि संज्ञा मीन्स आप जहां पर बैठे हैं, आप जिस हॉल में बैठे हैं, आप जिस जगह में बैठे हैं, इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं, चाहे ये पेन है, चाहे ये पंखा है, चाहे ये दीवार है, बॉल है, ये हवा है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं संज्ञा ही है। इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं, आप जहां पर बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें आपको जो दिखाई दे रही है, आप चाहे मार्केट में हैं, आप चाहे कहीं अपने घर में बैठे हैं, कहीं बरामदे में बैठे हैं या कहीं बगीचे में बैठे हैं, आपके आसपास आपको इर्द गिर्द जितनी भी दिखने वाली चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं संज्ञा का रूप ही है। सृष्टि में विद्यमान सारी चीजें अपने आप में कहीं ना कहीं संज्ञा है। तो इस संज्ञा को विस्तृत रूप से अपन समझे या संज्ञा के वाकई में शाब्दिक अर्थ को समझते हैं, तो ये रूप निकल कर सामने आता है जो इस परिभाषा के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है
किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा, कोई भी गुण हो, कोई भी दशा हो, कोई भी प्राणी हो, अवस्था हो, उन सभी के रूप कहीं ना कहीं रूप में वो संज्ञा ही है। मुझे आशा है कि आपको इस बात की जानकारी हो गई होगी कि संज्ञा क्या है। चलिए इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए कि संज्ञा के मुख्यतः कितने प्रकार की रहती है। अब संज्ञा के, वैसे तो हम कक्षा 3 से जब भी बच्चा अध्ययन करता है विद्यालय में, तो सबसे पहले हिंदी के अध्ययन में जब इसकी व्याकरण की बारी आती है, तो जो व्याकरण का टॉपिक रहता है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा को लेकर। वैसे वर्ण विचार पहले रहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम संज्ञा शब्द को समझना बहुत ही जरूरी होता है बच्चे का। जो व्याकरणिक जो ज्ञान है वो से वहां से स्टार्ट करें तो संज्ञा के बारे में पहले बात करते हैं। इसके प्रकार हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये तीनों ही अपने आप में अलग अलग रूप है संज्ञा के, जिसको अपन अलग अलग तरीकों से, अलग अलग उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो लीजिए, सबसे पहले है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, तो देखिए, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर व्यक्ति विशेष, व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो इसमें अपन बात करते हैं व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष। अब व्यक्ति विशेष में सबसे पहले हम ले लें तो इसके जो उदाहरण है उसको समझेंगे तो अभिषेक, जैसे अभिषेक, कविता, लोकेश या गुंजन, ये सारे ही कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष के माध्यम से अपन इसको जान सकते हैं। फिर वस्तु विशेष, तो रीता मशीन, रामायण या उषा पंखा, ये व्यक्तिवाचक है। देखिए, व्यक्तिवाचक, रीटा मशीन, रामायण, उषा पंखा, किसी एक चीज की बात आ रही है यहां पर। मैं अभी व्यक्तिवाचक को आपके सामने विस्तृत रूप से इसका विश्लेषण करूंगा, इसको परिभाषित करूंगा। फिर है स्थान विशेष, तो जैसे ताजमहल, गंगा, ताजमहल, गंगा, भारत आदि। यहां पर अपन बात कर रहे हैं व्यक्ति विशेष में। देखो, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है, अभिषेक है, कविता है, लोकेश है, गुंजन, ये व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं। वस्तु विशेष रीटा मशीन, रामायण, उषा पंखा, या फिर स्थान विशेष में ताजमहल है, गंगा है, भारत है। ठीक है, इस तरह से अपन बात कर सकते हैं, जयपुर है। ये सारी चीजें जो है अपन को बताती है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मीन्स क्या होगा। जैसे ही आपके सामने व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझने का प्रयास होता है, समझने का अपन एफर्ट लगाते हैं अपने माइंड से, तो अपने दिमाग में एक ही चीज आती है कि व्यक्तिवाचक मीन्स एक वचन। व्यक्तिवाचक मीन्स क्या होगा, एक वचन। वहां पर जो बात हो रही है वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की, एक वस्तु की या एक स्थान की ही बात हो रही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, अब अपन बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ में जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा कि जहां पर एक से अधिक का बोध हो। मेरी बात को आप समझ रहे हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा ये कि इस सृष्टि में जितने भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं आपके आसपास, वो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई टाइप क्या है, संज्ञा है। फिर अपन ने बात की व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स किसी पर्टिकुलर एक चीज की बात हो रही है, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, वस्तु विशेष हो या स्थान विशेष हो।
अब बात आ रही है जातिवाचक संज्ञा की। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा कि जहां पर एक से अधिक। अब यहां पर बात करते हैं अपन प्राणी विशेष, जैसे मनुष्य, लड़का, सेना, सभा। फिर बात करते हैं फिर वस्तु विशेष की। वस्तु विशेष में बात करें अपन तो देखिए मनुष्य, लड़का, ये हो गया। फिर देखिए पुस्तक, जैसे कि पुस्तक, मशीन, फिर आ गया पंखा। फिर बात आती है स्थान विशेष की। तो देश, महल, नदी, पर्वत। आप इन उदाहरणों के माध्यम से समझ पा रहे होंगे, दोनों में कुछ भेद कर पा रहे होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या डिफरेंस है। यहां पर प्राणी विशेष में मनुष्य, अब मनुष्य कई प्रकार के हो सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एक मनुष्य की बात नहीं हो रही, एक से अधिक की बात हो रही है। लड़का, जैसे कि अपन बात करें, एक तरफ लिखते हैं लड़का और एक तरफ लिखते हैं मोहन, तो मोहन तो पर्टिकुलर हो गया, लेकिन जब लड़का है तो वो लड़का, तो लड़के में फिर खूब सारे लोगों की बात आ जाती है, एक से बढ़कर अधिक का बोध करा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक जातिवाचक संज्ञा की बात हो रही है। फिर बात करते हैं पुस्तक। अब पुस्तक में जैसे अपन ने कोई भी रामायण ले ली, तो रामायण जो है अपने आप में एक पुस्तक है। रामायण की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक में जाएगा, लेकिन पुस्तक की बात करेंगे तो वो जातिवाचक की बात होगी। इसलिए इसी तरह से मशीन, पंखा। फिर देश की बात करें, देश में अगर बात करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, लेकिन अगर भारत की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इस तरह से हम इस चीज को समझ सकते हैं कि यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में किस प्रकार से इन उदाहरणों के माध्यम से हम भेद कर सकते हैं। एक और बात करते हैं अपन कि जैसे कि संज्ञा है, इस संज्ञा को तमाम उदाहरणों से अपन कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने एक साइड में ले लिया पर्वत और एक साइड में ले लिया हिमालय। फिर मैंने ले लिया देश और इधर ले लिया मैंने भारत। फिर एक साइड में मैंने ले लिया गंगा नदी और फिर बात मैं कर रहा हूं नदी की। फिर एक साइड में मैंने ले ली नक्की झील और फिर एक झील। फिर ले ली पृथ्वी और फिर ले लिया मैंने ग्रह। फिर ले ली मैंने एक गोदान और फिर मैंने ले ली पुस्तक। और इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हैं जिसके द्वारा अपन बात को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया सीता, मैंने ले लिया बालिका, मैंने ले लिया मोहन और मैंने बात की लड़के की। अब इस तरह से इस संज्ञा को हम समझ सकते हैं कि संज्ञा के ये रूप हैं जो कहीं ना कहीं व्यक्तिवाचक और कहीं ना कहीं जातिवाचक। अब इन तीनों में, दोनों में फर्क करें। अब पर्वत है तो पर्वत तो खूब प्रकार के हो जाते हैं, तो पर्वत एक जातिवाचक में चला जाएगा। लेकिन अगर हिमालय की बात करें तो पर्टिकुलर एक पर्वत की बात हो रही है, अर्थात यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी। फिर देश खूब सारे, लेकिन अपन यहां पे भारत की बात कर रहे हैं, एक व्यक्तिवाचक एक जातिवाचक। फिर पर्टिकुलर नदी की बात, गंगा की बात करें तो एक गंगा की बात आएगी, लेकिन नदियों की बात करेंगे तो वो जातिवाचक में चला जाएगा। देखिए इस बात में यहां पर मैं भेद कर रहा हूं आपके जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में, किस तरह से भिन्न उदाहरणों के माध्यम से इस चीज को अपन अच्छे से समझ सकते हैं। फिर नक्की झील तो ये पर्सनली जाएगा, लेकिन झील है तो झीलें खूब प्रकार की है। फिर पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है और
यहां पर ग्रह खूब प्रकार के, लेकिन केवल पृथ्वी ग्रह की बात करें तो वो एक वचन में जाएगा, और ग्रह की बात करें तो वो जातिवाचक में जाएगा। इसी तरह से गोदान एक पुस्तक है, और अगर सिर्फ पुस्तक की बात करें तो जातिवाचक में जाएगा, एक गोदान की बात करते हैं तो वो एक वचन में जाएगा। सीता एक पर्टिकुलर लड़की है जो केवल एक वचन का बोध करवा रही है, लेकिन अगर बालिका होगी तो बालिकाएं तो खूब प्रकार की होगी, अर्थात वो जातिवाचक में जाएगा। फिर मोहन, फिर लड़का, इस तरह से इस संज्ञा के टॉपिक को अपन अच्छे से समझ पाते हैं। आशा है आप लोगों ने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में इन भिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपने समझने का प्रयास किया होगा, और इसे आप बार बार समझेंगे तो और भी अच्छे तरीके से ये जो भेद है ये आपके दिमाग में अच्छी तरह से प्रस्तुत हो सकता है। फिर अपन आगे लेते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा को वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन एक जो पर्टिकुलर इसकी परिभाषा है जो हमारी पुस्तकों में चलती है उसके अनुरूप भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध हो। क्या कहा? जाति या पूरे वर्ग का बोध हो। मैंने अभी बात की आपके सामने कि देश, और एक मैं बात कर रहा हूं भारत की। तो यहां पर क्या हो रहा है कि पूरी जाति देश की वो आ रही है, पूरा वर्ग बताया जा रहा है, और यहां पर एक पर्टिकुलर बात हो रही है एक देश की। तो ये व्यक्तिवाचक को बताता है और ये पूरे वर्ग को बताता है, ये पूरी जाति को बताता है, अर्थात यहां पे जातिवाचक संज्ञा रहेगी। फिर एक चीज ध्यान रखना कि वैसे तो संज्ञा के प्रकार 3 ही है। अगर कोई आपको 5 कहता है तो 5 की पीपुड़ी अपन को नहीं बतानी है, सिर्फ 3 बताना है। लेकिन यहां पर जो है 2 भेद बताए जाते हैं, वो केवल जातिवाचक संज्ञा के ही बताए जाते हैं, जिसमें पहला है आपका समुदायवाचक संज्ञा और दूसरा है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। इन्हें भी अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो लीजिए एक बार और बात करते हैं अपन एक सबसे पहले समुदायवाचक संज्ञा की। जब वे संज्ञा शब्द वे संज्ञा शब्द जो समूह का बोध कराए, किसका बोध कराए? समूह का, समूह का बोध कराए, वे अपने आप में क्या रहते हैं? समुदायवाचक। समुदायवाचक, जैसे कि परिवार की बात करते हैं तो परिवार में अपन बात, जब समाजशास्त्र की बात करते हैं तो माता, पिता और संतान ये तीनों ही मिलकर एक परिवार का रूप धारण कर देते हैं। जब समूह का बोध, किसका हो? समूह का बोध। तो समूह के बदले जैसे अपन बात करें तो समाज, ये तमाम उदाहरण है समुदायवाचक संज्ञा के। आपको इन शब्दों के माध्यम से बताना है कि संज्ञा जो जातिवाचक है संज्ञा है उसके 2 भेद है, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। यहां पर समुदायवाचक की मैं बात कर रहा हूं और भिन्न उदाहरणों के माध्यम से इस कंसेप्ट को आप क्लियर करेंगे। जनता, जनता में आपके समाज आ गई, परिवार, सभा, सेना, जत्था, मंडल, मंडली, जखीरा, कुंज, पुंज, वृंद, बाजार, कक्षा। इस तरह से ये तमाम ऐसे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं समुदायवाचक संज्ञा के लिए बोधक, जो समुदायवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। जैसे कि समाज, परिवार, सभा, सेना, जत्था। जत्था ध्यान रखना कि हमेशा एक जो धार्मिक यात्री होते हैं, धार्मिक यात्रियों के समूह को क्या कहते हैं? हम जत्था कहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर मंडल या कोई मंडली, भजन मंडली कहते हैं, ये भजन मंडली है, ठीक है ना, भजन मंडली। जखीरा, जखीरा हमेशा हथियारों का होता है, जखीरा हमेशा हथियारों का कहा जाता है। फिर कुंज है, तो कुंज में जो लताएं, जो बगीचा, बाग बगीचा होता है वहां पे कुंज होता है। आपको पता हो तो श्री कृष्ण भगवान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, कुंज बिहारी। तो कुंज बिहारी मतलब कि वो बाग बगीचों में रहने वाले थे।
तो कुंज अर्थात लताएं जो होती है, जो बेल होती है, वो लताएं जो है उससे जो सजा हुआ जो बाग बगीचा होता है उसे अपन क्या कहते हैं? कुंज कहते हैं। फिर पुंज, पुंज का मतलब तारों का समूह, स्टार जो होते हैं, जो स्टार होते हैं उस तारों के समूह को अपन क्या कहते हैं? पुंज कहते हैं। फिर वृंद, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं उनको, उनके या कोई पशु पक्षी है तो उसके समूह को भी अपन क्या कहेंगे? वृंद कहेंगे। फिर बाजार है, फिर कक्षा है। कक्षा ध्यान रखना, कक्षा भी एक अच्छा वर्ड है। कक्षा जो है जहां पर जो विद्यार्थी होते हैं उस विद्यार्थियों के समूह को कक्षा कहते हैं। जैसे कि क्लास 9th है, क्लास 10th है, उसके सारे जो बच्चे मिलकर बनेंगे वो क्या बनेंगे? ये 9th कक्षा है, या ये 9वीं क्लास है, कक्षा है। आप जिस क्लास में बैठते हैं वो तो कक्षा, कक्ष है, जहां पे कक्षा में जो बच्चे बैठते हैं उसे कक्ष कहा जाता है, कमरे को कहा जाता है। तो कक्षा रूम नहीं है, कक्षा में बैठने वाले सिर्फ जो कक्षा में पढ़ने वाले जो लड़के हैं, जिनका जो समूह है, बालक बालिकाओं का जो समूह है, वो कक्षा कहलाएगी। साइकोलॉजी में ये वर्ड बहुत यूज होता है कि कक्षा, कक्ष, वहां पर अच्छी तरह से इस यूज को अपन इस वर्ड को पढ़ सकते हैं। अब जैसे इंग्लिश में कहते हैं क्लास रूम, क्लास नहीं, क्लास रूम कहते हैं, ठीक है ना? तो कक्षा, कक्षा मीन्स समूह है, ये छात्रों का समूह जो होगा उसे अपन क्या कहेंगे? कक्षा कहेंगे। ये है आपका समुदायवाचक संज्ञा को अपन अच्छे से समझ सकते हैं। फिर बात करते हैं अपन द्रव्यवाचक संज्ञा की। आशा है सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहां तक अपन बात कर चुके हैं कि व्यक्तिवाचक सबसे पहले संज्ञा, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद में बात कर रहे हैं अपन जातिवाचक के दो भेद है, जिसमें पहला पढ़ा अपन ने समुदायवाचक संज्ञा, और फिर पढ़ रहे हैं अपन द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा है ये एक युग्म शब्द बनता है जिसमें है द्रव्य। एक तो द्रव्य और एक होता है द्रव। अब इन दोनों में क्या अंतर है? तो द्रव्य का मीन्स होता है धातु, सोना या लोहा, ये सारी चीजें जो है वो इसमें जाएगी। या फिर जो धन होता है, धन, धन को भी अपन क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। जो रुपया पैसा है, धन है, जो हमारी संपत्ति, जो हमारे एसेट्स हैं, उसको भी अपन क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। अब द्रव जो होता है, द्रव के लिए यूज होता है वर्ड तरल। जो लिक्विड है, जो जितने भी तरलीय पदार्थ है वो द्रव कहलाएंगे। तो द्रव्य और द्रव में ये अंतर होता है, इस बात को आप विशेष तरह से समझ लें। अब द्रव्यवाचक संज्ञा में कौन कौन सी चीजें जो है वो शामिल होगी उसे अपन देखते हैं। तो सबसे पहले सभी द्रव्य पदार्थ, सभी द्रव्य में आपके आ गया धन, सोना, चांदी, लोहा, ये सारे किस में जाएंगे? द्रव्यवाचक में जाएंगे। फिर अपन बात करते हैं गैसीय पदार्थ। गैसीय पदार्थ, जो जो गैसीय पदार्थ होंगे वो भी इसमें जाएंगे, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। फिर द्रव पदार्थ, द्रव, द्रव में जैसे पानी ले लो, तेल ले लो, केरोसिन ले लो, पेट्रोल, डीजल, ये सारे द्रव में जाएंगे। फिर मनुष्य की, जो मानव की जो खान पान की वस्तुएं हैं, खान पान की जो वस्तुएं हैं उसे भी अपन इसी में रखेंगे। जैसे कि चाय, कॉफी, दही, छाछ, ये भी जो है
द्रव्यवाचक संज्ञा में ही जाएगी। और फिर कोयला, लकड़ी, ऊन आदि, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा में रहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में अगर आपके पास में ये ऑप्शन हो तो इन इन ऑप्शंस को आप देख लेना। ये जितने भी सभी द्रव्य, गैसीय पदार्थ, द्रव, मानव के खान पान की वस्तु और कोयला, लकड़ी, ऊन, ये सारे ही सारे आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स हैं। इन्हें आप बारी बारी से पढ़ें और अच्छे से इनको आप करने का प्रयास करें। बार बार पढ़ना है इसको, और बार बार पढ़ते हुए इसको लिखकर एक बार रख देना है, ताकि जब भी आप इसको बार बार रीड करेंगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें रहेगी और आपके एग्जामिनेशन हॉल में जरूर आपके लिए उपयोगी बनेगी। आगे चलते हैं। अपन और एक बात करेंगे कि दो रूल्स हैं इसके, एक दो नियम है जिसके माध्यम से अपन समझने का प्रयास करेंगे कि कहां कहां पर जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में जब कुछ रूल्स हैं जिसमें कहां कहां व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा को अपन माना जा सकता है। जैसे कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा तुलना तुलना के रूप में प्रयुक्त हो, वहां जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। वहां जातिवाचक संज्ञा माना जाता है, मानी जाती है। अब देखिए कैसे, जैसे कि बात करते हैं अपन, या बन जाती है। जैसे कि बात करते हैं पहली कि श्री, एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, श्री नरेंद्र मोदी भारत के स्वामी विवेकानंद है। अब यहां पर आपके सामने देखिए मेरा जो नियम है वो क्या है यहां पर, कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा तुलना करना, किसी से कंपेयर करना के रूप में प्रयुक्त हो तो वहां जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है या बन जाती है। श्री नरेंद्र मोदी भारत के स्वामी विवेकानंद है, तो यहां पर इसको ऐसे समझना है कि यहां पर बात किसकी हो रही है, श्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, स्वामी विवेकानंद की बात नहीं हो रही है। ठीक है। अब नरेंद्र मोदी को किन से तुलना की जा रही है, स्वामी विवेकानंद से। मींस स्वामी विवेकानंद के किससे, गुणों से, किससे, गुणों से, उनके लक्षणों से। और ध्यान रहे गुण हमेशा एक नहीं होता है, गुण बहुत अधिक होते हैं और वो जातिवाचक सूचक में शब्द में आते हैं। अर्थात यहां पर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी क्या बन जाएगी, स्वामी विवेकानंद अपने आप में एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होंगे। फिर एक और नेक्स्ट उदाहरण कि अन्ना हजारे, अन्ना हजारे आधुनिक युग के महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी है। अब यहां पर भी क्या हो रहा है कि अन्ना हजारे की तुलना की जा रही है महात्मा गांधी से। अब महात्मा गांधी के वही गुण लक्षण, अर्थात यहां पर बात अन्ना हजारे की हो रही है, महात्मा गांधी की नहीं हो रही है, अर्थात महात्मा गांधी के गुणों की हो रही है। तो यहां पर कहीं ना कहीं जातिवाचक संज्ञा जो है वो प्रयुक्त रहेगी। इस तरह से इस चीज को समझना है, इस रूल्स को आपको समझकर बात करनी है। फिर अपन बात करते हैं एक और, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में
प्रयुक्त हो तो वहां जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे जयचंदो ने देश को गर्त में डुबो दिया। गर्त में डुबो दिया। अब जो ये जयचंद है वो तो अपने आप में व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहां पर जयचंद बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो रहे, तो ये जातिवाचक मतलब कि जयचंद का एक वर्ग हो गया पूरा, किसी न किसी एक से अधिक का बोध हो रहा है, तो यहां पर क्या बन जाएगा कि वह जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। फिर हमारी कक्षा में हरिश्चंद्रों का दबदबा है। मीन्स हरिश्चंद्र मतलब कि सत्यवादी इंसान। अब हरिश्चंद्र एक नहीं बल्कि अधिक बन गए हैं, तो जब एक से अधिक का कहीं बोध हो जाता है तो भले वो एक वचन हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो जातिवाचक के रूप में माना जाएगा, क्योंकि यहां पर एक से अधिक का बोध हो रहा है। इस तरह से इन दो रूल्सों के माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि यदि तुलना हो रही हो तो वही व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में तब्दील हो जाएगी, और यदि कहीं पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप बहुवचन के रूप में उपलब्ध हो रहा है तो वहां पर भी कहीं ना कहीं वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले हमने संज्ञा को समझा, व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझा, जातिवाचक संज्ञा को समझा, और उन दोनों में भेद को समझा कि किस तरह से भिन्न उदाहरणों के माध्यम से उन दोनों में अपन भेद कर सकते हैं। फिर अपन ने जातिवाचक संज्ञा के दो भेद है, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा, उन दोनों को भिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। फिर अपन ने दो रूल्स हैं, उन दो रूल्सों में जब व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर तुलना करते हैं तो तुलना के रूप में वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहीं ना कहीं जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उदाहरण के माध्यम से इस चीज को समझने का प्रयास हमने किया। फिर बात की हमने कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर कहीं ना कहीं बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो तो बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होने पर वही व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इन उदाहरणों के माध्यम से समझने का हमने प्रयास किया। अब नेक्स्ट बात आती है कि कहीं ना कहीं जो एग्जामिनेशन में इस तरह के तो प्रश्न पूछे जाते ही है, कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, कुछ उदाहरण और हैं जिनके माध्यम से हम बात पूछेंगे, बताएंगे कि कब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना है, विशेषण से भाववाचक बना हुआ शब्द कौन सा है, क्रिया से भाववाचक शब्द कौन सा बना हुआ है। इस तरह के प्रश्न जो है पूर्व की कई परीक्षाओं में पूछे गए और आने वाली परीक्षाओं में भी कहीं ना कहीं भविष्य में जरूर पूछे जाएंगे। तो उन्हीं आशाओं के साथ इन प्रश्नों को, इन उदाहरणों को अपन देखने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। अब मानव, मैंने आपको अभी बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में जो भेद है वो भिन्न उदाहरणों से अपन समझ चुके हैं। मानव और मानवता। अब यहां पर देखिए, मानवता, मानवता जो भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। अब देखिए भाववाचक संज्ञा, तीसरा जो रूप होता है इसका भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा को हम समझते हैं कि फीलिंग्स। भाववाचक संज्ञा के रूप में इसकी परिभाषा को देखने का प्रयास करते हैं अपन कि किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को। अब ये जो भाववाचक संज्ञा होती है वो कहीं दिखती नहीं है आपको, उसका सिर्फ एहसास होता है, उसको महसूस करना होता है। चाहे वो जवानी हो, चाहे वो स्नेह हो, चाहे वो प्रेम हो, गुस्सा हो, क्रोध हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भाववाचक संज्ञा, इमोशंस, जिसको सिर्फ फील कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ये दिखती नहीं है, ये अमूर्त होती है। कैसी होती है? अमूर्त। भाववाचक संज्ञा हमेशा इसका अमूर्त रूप होता है, इसकी कोई मूर्त नहीं होती, अमूर्त है ये, इसका कोई मूर्त रूप आपके सामने नहीं होगा, इसका सिर्फ एहसास किया जा सकता है, जिसमें
चाहे वो भाव हो, चाहे वो अवस्था हो, चाहे वो गुण हो या दशाक हो, ये सारी चीजें भाववाचक संज्ञा में आती है। जैसे ये सुख, बचपन और सुंदरता। वैसे ही मैंने आपके सामने अभी कई एग्जाम्पल दिए, क्रोध है, गुस्सा है, जवानी है, बचपन है, सुख, दुख, प्रेम, स्नेह, ये कहीं ना कहीं सारे भाव हैं। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में तब्दील होने वाले कुछ एग्जाम्पल्स, वो बात कर रहे हैं अपन। तो ये देखिए, मानव शब्द जो है कहीं ना कहीं जातिवाचक मानव खूब प्रकार के होते हैं, और जब इसको अपन भाववाचक संज्ञा में तब्दील करते हैं तो ये मानवता बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि जैसे मानवता शब्द पूछ लिया, तो मानवता शब्द में ये मानवता शब्द जो वो किस संज्ञा से बना है, तो आपको पता होना चाहिए ये मानव से बना है और ये मानव जातिवाचक संज्ञा। अब ये किसी भी वे से आपके सामने प्रश्न पूछ सकते हैं घुमा के, या तो मानव दे देंगे इसको मानव शब्द में, और मानव शब्द में कोई कौन सा प्रत्यय लगाकर आप इसको भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ता प्रत्यय लगेगा और ये मानवता बन जाएगा। फिर मित्र और मित्रता, वही जातिवाचक से भाववाचक में डालते हैं। मित्रता का सिर्फ एहसास कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर चीज हमारे सामने नहीं है, एक अमूर्त रूप है, ये कोई मूर्त नहीं है, मित्रता मन से मानी जाती है। फिर पशु का पशुत्व, लड़का लड़कपन, बच्चा बचपन, ये सारे ही जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में तब्दील होने वाले एग्जाम्पल्स हैं। फिर बात कर रहे हैं अपन सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम, अर्थात सर्व और सर्वस्व, अपना, अपनत्व और अहम, अहम से अहंकार। अब अहंकार, घमंड, ये भी क्या है, सिर्फ फील कर सकते हैं इसको, सिर्फ क्या करते हैं इसको अपन फील करते हैं, अर्थात ये सर्वनाम है और सर्वनाम से बनने वाला वर्ड ये भाववाचक संज्ञा है। फिर बात आती है विशेषण से भाववाचक बनाना। अब देखिए, विशेषता, बुरा, ये क्या है, एक विशेषता है, और इसी से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, बुराई। मीठा, मीठा से मिठास, उदार से उदारता, वीर से वीरत्व, ये सारे ही विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनने वाले उदाहरण हैं। एक और उदाहरण मैं बताता हूं, मुझे याद आ रहा है यहां पर, कि जैसे माधुर्य, मीरा की भक्ति कैसी थी, माधुर्य। मधुर, अब ये शब्द जो है मधुर से बना है, किससे बना है, मधुर। और मधुर में क्या है, मधुर क्या है, एक विशेषण है, क्या है, एक विशेषण है। मधुरता होगी, एक विशेषता होगी ये, और इससे बनने वाला शब्द कौन सा है, मधुर, माधुर्य। फिर आती है क्रिया से भाववाचक संज्ञा। खेलना से खेल, लूटना से लूट, जीतना से जीत, चढ़ना से चढ़ाई और बनाना से बनावट। इस तरह से इन भिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम इस संज्ञा को समझने का प्रयास कर सकते हैं। आप पुनः बार बार इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो संज्ञा आपको संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में आप भेद कर पाएंगे, और इन भिन्न उदाहरणों के माध्यम से आप संज्ञा की पहचान भी कर पाएंगे। तो मित्रों, ये थी आज की अपनी क्लास, और आशा है कि आप लोगों ने संज्ञा के आज के इस प्रकरण को अच्छे से समझा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। इसी तरह से आगे की क्लास में भी हम पुनः इस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे, और पाठ्यक्रम के साथ में अपनी नीतियां रहेगी, और दिन ब दिन इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से, इसी प्रकार के एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं पुनः अगली क्लास में। धन्यवाद।